चलिए शुरू कीजिए ललिता जी। हाँ हाँ। शुक्ल ध्यान प्रचंडाग्नि संदग्धाखिल कर्मकं वर्धमानं जिनमनत्वा पश्चिमं तीर्थनायकं बालानामहितबुद्ध्याहं प्रेरितोऽद्य यथागमम् करोमि वर्णनं किंचित कर्मणां हतशर्मणा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। कर्णान्यो ग्रंथराज की जय। सार का मंगलाचरण पढ़ रहे हैं। सीधे जिनिंद चंदे आयरियन वजाय साहु गणे वंदीय संबंधन सन चरित लधि परोवे में। क्या करना है बोलिए। हम लोग प्रायोग्य लब्धि तक पहुंच गए हैं। आचार्य कहते हैं, जब शिष्य ने प्रश्न किया कि कोई अभव्य है कैसे समझें, लब्धि सार में प्रश्न उठा। आप कहते हैं कि अभव्य जीव यहाँ तक आता है, क्या समझे। आचार्य ने उत्तर दिया, इससे प्रायोग लब्धि में 34 बंधा अपसरण होने के बाद में अंतर्मूर्त जीव विश्राम करता है। उसके बाद जो पहला परिणाम होता है, अंतर्मूर्त बाद जो पहला परिणाम होता है वो भव्य जीव को ही होता है। आचार्य ने अभव्य को समझाते हुए कहा कि अभव्य 34 बंधा अपसरण करके लौट जाता है। तो मुझे अचानक से मेरे मन में आया कि हम लोग अभव्य तो नहीं बनेंगे, इसलिए प्रायोगिक लब्धि से तो नहीं लौटना है, करण लब्धि में तो प्रवेश करना ही करना है। ये काम तो नहीं करेंगे कि प्रायोगिक लब्धि से लौट जाएं। तो उसका विशेष विवेचन करण लब्धि का हालांकि है तो बहुत अच्छा। अंतरायाम कैसे होता है, अंतरकरण कैसे होता, बहुत सारी चीज, बहुत सारी घटनाएं घटती है। प्रथमोपसम इतना आसानी से नहीं हो जाता है, बहुत सारी घटनाएं घटती है। उन घटनाओं को अगर बारीकी से समझना होगा तो बहुत समय लगेगा। नहीं तो इसके बाद सीधा यही है, अधःकरण परिणाम होते हैं, अधःकरण के बाद अपूर्वकरण होते हैं, अनिवृत्तिकरण होते हैं। तीनों करण की विशुद्धि को प्राप्त करने के बाद में अंतरकरण होता है। मोहनीय कर्म की प्रकृति कुछ समय के लिए उसके जो निषेक हैं, कुछ तो ऊपर चले जाते हैं बाद में उदय में आने में, कुछ नीचे चले जाते हैं और कुछ समय के लिए वो स्थान मोहनीय प्रकृति रहित हो जाता है। इसको अंतरकरण कहते हैं। और यही उसी समय वो आचार्यों ने लिखा है, क्षणिक मूर्छासी मतलब मोहनीय कर्म की है, जो मूर्छित जैसी अवस्था होती है उस समय मोहनीय कर्म की, उस समय जो विशुद्धि होती है, उस विशुद्धि से प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो जाता है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन के बाद जब जगता है तब उसके उन प्रथमोपशम सम्यक्त के विशुद्धि से मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं और फिर जिस प्रकृति के उदय से जिस गुण स्थान में जाए, इस तरह से यहाँ पर प्रथम ऊंचा ग्रंथराज है। तो नए लोग जुड़े हों तो मैं फिर से थोड़ा सा ग्रंथ के बारे में बताना चाहती हूँ। ग्रंथ का नाम लब्धि सार छपना सार है। इसके रचयिता हमारे परम आचार्य बहुत सिद्धांत चक्रवर्ती, जिनको उपाधि मिली हुई है, ऐसे नेमी चंदाचार्य हैं,
जिनका लिखा हुआ जीव कांड, गोमटसार जीव कांड है, गोमटसार कर्म कांड है। और उसके बाद ये लाइन से ग्रंथ है, पहले जीव कांड का स्वाध्याय, फिर कर्म कांड का, फिर लब्धिसार छपनासार का। नाम ऐसा क्यों है? जीव कांड में तो जीवों को जाना जाता है, उनके जीवों के स्थानों का विवेचन होता है, कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति कैसे कैसे है, ताकि ये जानकर हम अहिंसा को अपना सकें। और अहिंसा को अपनाने से बहुत सारे कर्मों की अपने आप ही विच्छुद्धि होती है, गुण स्थान बढ़ता है। तो उन कर्म प्रकृतियों के गुण स्थानों के बारे में कर्म कांड में आचार्य समझाते हैं। उसके बाद आचार्य लब्धिसार और छपनासार हमारे लिए प्रस्तुत करते हैं, जिसमें कि गुण स्थानों को बढ़ाता हुआ विशुद्धि को जब इंसान बढ़ा लेता है, कोई भी जीव बढ़ा लेता है, तो विशुद्धि की लब्धि से, विशुद्धि की लब्धि को प्राप्त करके किस प्रकार कर्मों का क्षय कर पाता है, कैसे छपना होती है, वो इस ग्रंथराज में होना चाहिए नाम के हिसाब से। तो लेकिन अगर या तो हम लोग अब इसके आगे वाला तिल्लोय पन्नति चालू कर लेते हैं जो अपने कर्णन योग में है, और अगर आप लोग को है कि नहीं हम लोग को इसको और गहराई से जानना है, तो मैं फिर थोड़ा गूगल में खोज खोज के पढ़ूंगी, तभी मैं बता पाऊंगी, क्योंकि इसके आगे का कोई मेरे पास आपको विवेचन ग्रंथ भेजना है तो अपने छपाता, ये छपनासार लब्धिसार अपने पिछली बार 50 ग्रंथों में छपा था, प्रकाशित हुआ था ये। आपको कोरियर लगवाना तो लगवा दूं। ना तो ऐसे तो करके क्या करूं, पढ़ाने के अभी मेरे को तो समय मिल नहीं रहा कि मैं उसको पढ़ूं। हाँ ठीक है, आके देखूंगी मंगा के। तो लोक का ले लीजिए फिर। हाँ या सबसे जब सबकी जैसी राय है, या तो लोक का वर्णन लीजिए या इसको और एक आगे लब्धि के बारे में बताइए ना। नहीं, इसको तो आगे कुछ लब्धिसार तो आगे नहीं लेना है, प्रथमोपसम के पहले की जितनी प्रक्रिया है उसके बारे में, बाकी तो और आगे तो नहीं पढ़ना लब्धिसार। हाँ, बहुत कठिन ग्रंथ है, जब तक कि पूरा विवेचन पास में नहीं हो नहीं पढ़ाया जा सकता है। गूगल से कितना देखोगे, गूगल से थोड़ा हाँ, बहुत नहीं पार पड़ता, इसलिए क्योंकि प्रथमोपसम की प्रक्रिया के पहले जो प्रक्रिया होती है वो बहुत विशाल है ना, 200 गाथा है, उसकी भी 200 गाथा है। प्रथमोपसम में पहुंचने, उपसम सम्यक के पास पहुंचने के पहले की 200 गाथा, एक गाथा दो गाथा थोड़ी है, तो उनको निकालना पड़ना, कभी कभी तो इतना आराम से निकल जाता। कल मैंने जो एक अपने लोग का अटक रहा था, तो 19 नंबर की गाथा निकालने के लिए मेरा 2 घंटा समय चला गया, गाथा नहीं निकली, कुछ निकलता रहा, निकली नहीं, लास्ट तक निकली नहीं, गाथा छोड़ दी, थक गए निकालते निकालते, निकला ही नहीं, लब्धिसार ग्रंथ ही नहीं निकल रहा था, कुछ पता नहीं किसकी किसकी टीका निकल रही थी। तो गूगल बाबा तो प्रसन्न हो तो काम हो, नहीं प्रसन्न हो तो नहीं काम हो। आप लोगों ने सबने किया होगा, इस बाबत कुछ विशेष पूछना है अगर आप लोग को आज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर अपने लाल वो कर्णन योग दीपक शुरू करते हैं। आप लोग का जैसा बोले आप लोग। मैंने भेजा आपको 3 इंच का, और उसमें भी भेजा है, वो गिनती में भूल हो रही थी मेरे, इसलिए 71 और 46 पूरा ही आ रहा था, जोड़ में गलती कर रही थी बात। शुरू करें कर्णन योग, क्या करना है बोलिए। हाँ, तीसरा भाग शुरू कीजिए। दीदी ये द्वितीयोपसम जो है उसका भी ये पैटर्न प्रथमो इसी की तरह भी चलेगा क्या, बंद विच्छुत्ति वगैरह का? इसी तरह का कुछ है क्या? 34 बंधापसरण, 34 बंधापसरण द्वितीय उपशम में कहाँ से करेगा? द्वितीय उपशम तो जाके कर रहा है 7वें गुणस्थान, हाँ, तब तक तो दूसरे पाए में, तो वहाँ तो ये प्रकृतियां अपने आप ही बंध से विच्छिन्न हो गई ना, अच्छा वहाँ पर बंधापसरण नहीं होता है। बाकी 3 करण परिणाम उपसम में भी करने पड़ते हैं, की तरफ चढ़ जाए। अच्छा, 3 करण परिणाम करने पड़ते हैं। ठीक है समझ। आज शुरू कर रहे हैं तीसरा भाग। जिनवाणी नमस्कृत्य मातृवर्धितकारिणीं लोकस्य वर्णनं किंचित क्रियते अत्र यथागमम्। कर्णन योग ग्रंथराज की जय।
यद्यपि करुणानियोग ये तिलोपन्नति से लिया हुआ अधिकार है। तिलोपन्नति के रचयिता जिनेन्द्र आचार्य जी ये नेमिचंद्र आचार्य नहीं है, यति वृषभा आचार्य हैं। तिलोपन्नति के लेखक यति वृषभाचार्य हैं, नेमिचंद्राचार्य नहीं है। ये जिसका हम लोग अब तृतीय भाग चालू करने जा रहे हैं, ये तिलोपन्नति से लिया हुआ है। तिलोपन्नति के लेखक यति वृषभाचार्य हैं। सबसे पहला प्रश्न, लोक किसे कहते हैं? अनंत आकाश के बीच जहाँ जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये 6 द्रव्य एक क्षेत्र अवगाह रूप स्थितियों को प्राप्त है, उसे लोक कहते हैं। सबकी जानी हुई चीजें हैं ये। लोक किसे, लोक का विभाजन क्यों हुआ? लोक और लोक ये विभाजन क्यों हुआ? तो जहाँ तक ये 6 द्रव्य पाए जाते हैं उतने स्थान को लोक कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है? अलोकाकाश के ठीक बीचों बीच लोक अवस्थित है। अलोकाकाश के ठीक बीचों बीच लोक अवस्थित है। ये कैसे घटेगा? क्योंकि अलोकाकाश तो अनंतानंत है, तो उस अनंत का भी बीच का पॉइंट, अनंत सीमाएं उनकी जो 8 दिशाओं की सीमा है, या यूं कहिए 10 दिशा ऊपर नीचे लेके, उस सीमा का अंत नहीं है, पर उसका मध्य पॉइंट तो होता ही है। तो जो एकदम बीचों बीच लोक है, जहाँ तक जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल इच्छा द्रव्य पाए जाते हैं, उतने क्षेत्र को लोक कहते हैं। लोक का आकार कैसा है? दोनों पैर फैलाकर, कमर पर दोनों हाथ दोनों ओर रखकर खड़े हुए पुरुष का जैसा आकार होता है, वैसा ही लोक का आकार होता है। अधोलोक वेत्रासन, मध्य लोक झालर और ऊर्ध्वलोक मृदंग के आकार का है। तीनों लोकों का आकार आप लोग का सबका जाना होगा। वेत्रासन, वेत्रासन करते जो बैठने का मूढ़ा होता है, नीचे से चौड़ा ऊपर से सकड़ा। झालर जैसे बच्चे लोग स्कर्ट पहनते हैं, स्कर्ट के ऊपर में जो बेल्ट वाली जगह है, उसको यहाँ पर झालर के जैसे बताया गया है। और ऊर्ध्वलोक मृदंग, जो दोनों तरफ से एक सर्कल जैसा रहता है, एक बराबर, बीच में मोटा रहता है, उसे मृदंग कहते हैं। तो कहते हैं कि उधर लोक का आकार मृदंग के जैसा है। लोक का विस्तार, ऊंचाई और घनफल क्या है? लोक का विस्तार दक्षिण उत्तर दिशा में सर्वत्र 7 राजू चौड़ा है। किसका बता रहे हैं? लोक का। अलोकाकाश का नहीं बता रहे हैं, लोक का बता रहे हैं। जिस लोक के मध्य भाग में हम सब रहते हैं, उस लोक का आकार बता रहे हैं कि दक्षिण और उत्तर की तरफ पूरी सब जगह 7 राजू है। पूर्व पश्चिम दिशाओं का विस्तार, नीचे 7 राजू, ऊपर क्रम से घटता हुआ मध्य लोक में 1 राजू, फिर क्रम से बढ़ता हुआ ब्रह्म लोक के पास 5 राजू, पश्चात क्रम से घटता हुआ अंत में 1 राजू प्रमाण है। लोक की ऊंचाई अधोलोक से लेकर ऊपर तक 14 राजू प्रमाण है। संपूर्ण लोक का घनफल 7 राजू का घन, अर्थात 7 गुना 7 गुना 7 343 घन राजू है। इसमें कुछ पूछना है किसी को? अधोलोक का क्षेत्रफल राजू बताइए। हाँ, ये 7 × 7 × 7 जो लिया ना अपने राजू के दक्षिण उत्तर पूर्व का, इसका थोड़ा समझा दीजिए सभी के हिसाब से। 343 ब्रह्मलोक भी क्या है, ये भी समझा दीजिएगा ना अभी। इसके लिए तो अगर होगा भी चित्र मेरा तो आप लोग को दिखेगा। वाला होगा।
कैसे बताऊं? दिखेगा क्या? कॉपी ऊपर करूंगी तो आप लोग को कैमरा के पास आप बुक करिए, दिख दिख जाएगा। जाएगा, दिखाइए। हाँ, कैमरा के ऊपर रखिए तो दिख जाएगा। थोड़ी समझ में आएगा। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। ये नीचे अधोलोक है ना? फिर ये वेत्रासन के जैसे जैसे बैठने का मूढ़ा होता है वैसा ये अधोलोक हो गया। बीच में जो एक लाइन है वो मध्यलोक हो गया, वो एक राजू है। वहां से बढ़ता एक राजू से बढ़ता बढ़ता दोनों तरफ जो लिखा हुआ ब्रह्म ब्रह्मोत्तर वो 5वां स्वर्ग है। वहां तक ये बढ़ता है, वहां जाकर के फिर ये घटता घटता ऊपर जाता है, वहां जाके ऊपर वापस एक राजू हो जाता है। तो नीचे 7 राजू, बीच में एक राजू, और जो बीच में ब्रह्मोत्तर है वहां पर 5 राजू हो जाता है, फिर ऊपर एक राजू हो जाता है। अब रहा कि करना पड़ता है, तो वो तो मैं आप लोग को बना के आज बना के भेज दूंगी, तो फिर कल आप लोग को समझा दूंगी। इसका ना इसका जैसे नीचे वाले का 2 टुकड़ा कर देते हैं। 7 राजू है, लंबाई 7 राजू है, नीचे चौड़ाई भी 7 राजू है। इसका 2 भाग करके पलटा के लगा देते हैं। ऊपर वाले को भी 4 भाग करते हैं, 4 भाग करके पलटा पलटा के लगा के एक चौकोर आकृति बना लेते हैं। कल्पना से एक चौकोर आकृति बना लेते हैं और तब उसका घनफल निकलता है ना? ऐसे तो इसका घनफल नहीं निकल सकता, कहीं चौड़ा है, कहीं लंबा है, कहीं सकड़ा है, तो इसका तो घनफल एज इट इज तो घनफल निकल ही नहीं सकता है। इसको काट काट के 4 हिस्सा में कर लेते हैं, नीचे को 2 हिस्सा में, ऊपर को 4 हिस्सा काटते हैं, काट के एक बराबर वर्ग बना लेते हैं, फिर उसका जो निकालते हैं तब वो घनफल निकलता है। ये मैं आप लोग को अलग से समझाऊंगी तब होगा, पहले चित्र बना के भेज दूंगी फिर समझाऊंगी तब होगा। पर ये जो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के लिए पूछी ना कोई दीदी, पूछी कि वो ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, तो ये ब्रह्म ब्रह्मोत्तर 5वां 6ठा स्वर्ग है। नीचे स्वर स्वधर में शान, फिर उसके बाद सानत कुमार महेंद्र, तो ये 1.5 राजू में है, 3 राजू वैसे। ये ब्रह्म ब्रह्मोत्तर यहाँ पर ये 5 राजू हो जाता है ऊपर जाते जाते, फिर वापस ऊपर जाकर के 1 राजू हो जाता है, यहाँ पर आकर के वापस 1 राजू हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक 14 राजू है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 7 राजू में अधोलोक है, 7 राजू में ये ऊपर का लोक है। बीच में मध्य लोक का जो थोड़ा सा हिस्सा है सुमेरु पर्वत के जितना, वो ऊर्ध्व लोक का ही हिस्सा है, अधोलोक का हिस्सा नहीं। ऊपर के 7 राजू में से उसका हिस्सा है। क्या आवाज आ रही है? म्यूट करो ना। गंगवाल भाई साहब आपका खुला है, आपके में से आवाज आ रही है क्या? नहीं, मेरे में से आवाज नहीं आ रही है, मैं बिल्कुल बंद रूम में हूँ। आवाज तो आ रही, कहाँ से आ रही? किसी का खुला सीमा तो है। सोगानी जी कौन है? उनके वहां से आवाज
समझा दूंगी कि क्षेत्र घनफल कैसे निकलता है। अधोलोक का क्षेत्रफल और घनफल क्या है? मुख और भूमि को जोड़कर आधा करना। मुख किसे कहते हैं? मुख मुख इसे कहते हैं ऊपर, ये इसको मुख कहते हैं, इसको भूमि कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? मुख और भूमि को कहाँ गया? मुख और भूमि को जोड़कर आधा करना। कहते हैं दोनों को जोड़ दीजिए। ये 7 राजू है और ये दिख रहा है कि नहीं? ये 7 राजू है और ये 1 राजू है। तो कहते हैं मुख और भूमि को दोनों को जोड़कर फिर क्या कहते हैं? आधा करना। यानी 7 राजू और 1 राजू जोड़े तो उसका आधा करेंगे तो 4 राजू। उसमें पद योग अर्थात 7 राजू ऊंचाई का गुना करने से क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ऊंचाई कितनी है? 7 राजू। हम लोग जानते हैं कि अधोलोक 7 राजू में है। तो पहले तो 7 और 1 8, 8 को हमने कर दिया, आधा करने कह रहे हैं, 4 हो गया। फिर उसको कहते हैं 7 से गुना करने, तो 7 चौक 28। ये हो गया क्या? ये कह रहे हैं कि ये क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल में मोटाई से गुना करने पर, मोटाई कितनी है बताया आचार्य ने अभी बताया पहले, इस सर्वत्र 7 राजू है। ये जो लोक है, लोक बना हुआ है जो सामने से दिखाई देता इतना सा, सामने तो ऐसे है और पीछे भी ऐसे ही है, लेकिन अंदर गहरा 7 राजू है। अंदर मोटा ये चीज, ये ऐसे समझ लीजिए कि हम अगर किसी कागज को काट दें तो ये आकृति होगी, और वो है कितना मोटा? तो 7 राजू मोटा है। सामने से इस तरह से 7 राजू, 1 राजू, 5 राजू, 1 राजू, लेकिन ये अंदर कितना है? तो अंदर 7 राजू है। तो किसी भी चीज का घनफल निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए 3 चीज से गुना करना पड़ता है। तो 2 चीज से तो पहले गुना हो गया, 7 1 जोड़ के 8 हुआ, 8 को 4 करके 7 से गुना किया। अब उसको वापस 7 से, इसकी गहराई 7 है इसलिए 7 से गुना करेंगे, तो कह रहे हैं ये अधोलोक का क्षेत्रफल हो जाएगा, घनफल हो जाएगा। क्षेत्रफल में मोटाई का गुना करने से घनफल प्राप्त होता है। अधोलोक का मुख 1 राजू, जो बोले थे ना कि ये मुख 1 राजू अधोलोक का। भूमि 7 राजू, ये भूमि हुई 7 राजू। दोनों को जोड़कर आधा करने से 4 राजू होते हैं। इसे 4 राजू को पद अर्थात ऊंचाई से 7 राजू से गुना करने पर 28 वर्ग राजू अधोलोक का क्षेत्रफल होता है। ये 4 आया, दोनों को जोड़ के आधा करने से ऊंचाई इसकी कितनी है? 7 राजू। ऊंचाई 7 राजू, 14 राजू का पूरा लोक है। 7 राजू में ऊपर की रचना है, 7 राजू में अधोलोक है। तो उसको 7 को 4 से गुना किए तो 28, तो 28 क्या हो गया? 28 राजू तो क्षेत्रफल हो गया, एरिया हो गई। और चूंकि अंदर गहरा कितना है? 7 राजू, तो उसकी गहराई से मल्टीप्लाई जब कर देंगे 28 को 7 से, तो 196 घन राजू अधोलोक का घनफल हुआ। अधोलोक का घनफल 196 राजू हुआ। उसी का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 28 वर्ग राजू। और घनफल कितना हो जाएगा? 196 घन राजू। कितने का खाली है? ये अधोलोक का निकला है, केवल अधोलोक का। अब कहते हैं ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल और घनफल क्या है? अब इसमें भी उसी तरह करेंगे, मुख और भूमि। तो ऊर्ध्वलोक में क्या होगा? ऊर्ध्वलोक दो, जैसे इसमें ये वैसे मृदंग के समान बना हुआ है, तो इसका इसकी ऊर्ध्वलोक का मुख कितना है? 1 राजू। भूमि कितनी है? 5 राजू। ये वाली, ये बीच वाली ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के पास। मुख हो गया 1 राजू, भूमि हो गई 5 राजू। दोनों का आधा कर दिया, तो आधा कर दोनों को जोड़ के आधा किया तो 3 आया। 3 को फिर क्या कह रहे हैं? ऊंचाई से गुना करने। 3 राजू को पद ऊंचाई से आधा राजू से गुना करने से 3 राजू राधा, क्योंकि ये ब्रह्मोत्तर 7 राजू में स्वर्ग है, 3.5 राजू ये है, 3.5 राजू ब्रह्मोत्तर स्वर्ग के नीचे है 3.5 राजू। ये ब्रह्मोत्तर ठीक 7 राजू के बीचों बीच है, तो 3.5 राजू इधर है, 3.5 राजू इधर है। मुख हुआ 1 राजू, 5 राजू हुआ ब्रह्मोत्तर के पास, 6 राजू को आधा किया गया। आधा को चूंकि 3.5 ये है, 3.5 ये है, तो ऊंचाई कितनी हुई? जहाँ यहाँ 7 राजू जो ऊंचाई हुई थी अधोलोक की, यहाँ सिर्फ आधा का निकाल रहे हैं, तो वो 3.5 हुआ। 3.5 को 3 से गुना किया तो कितना हो जाएगा? 3.5 को 3 से गुना करने से 21 21 हो गया। उसके बाद
ये ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल हो गया। इस क्षेत्रफल को कहते हैं फिर वही 7 से गुना करना होगा। तो 7 से गुना जब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 से गुना करने से इसमें कुछ गलत हुआ क्या? 147 राजू का पद अर्थात ऊंचाई को 1.5 राजू से गुना बटा करने से 2 3 गुना 3.5 राजू 21/1 कहाँ से ले? ऊर्ध्वलोक का इस क्षेत्रफल को दक्षिण 7 राजू से गुना करने से, अब 7 राजू से गुना किया तो इसका 147/2 हो गया। तो उसको फिर 21/2 हुआ। 21/2 गलत छपा हुआ, 1 नहीं होगा 2 होगा वहां पर। उसको फिर 7 राजू गहराई से गुना किए तो उसका हो गया फिर 147/2। ये कितना? आधे स्वर्ग का घनफल हुआ। क्योंकि स्वर्ग लोक का आधे का लिया मुख और विस्तार, अब उसको दूना कर देंगे तो पूरे स्वर्ग का कितना हो गया? 147। नीचे का कितना हुआ? 196 घन राजू। ऊपर का कितना हुआ? तो 147 घन राजू। 147 को 196 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 196 को 147 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 कहाँ रहा? 343 196 अधोलोक का है ना, अधोलोक का घनफल। 343 अधोलोक का घनफल है। अधोलोक का 343 है ना? हाँ, अधोलोक को तो 343 घन राजू है। पूरे लोक का 343 आ गया। 1 मिनट, 196 घन राजू है ना अधोलोक का। तो अधोलोक का 343 घन राजू है। और अपन ने जो 21/2 जो किया वो ब्रह्मलोक से ऊपर का किया, और 21/2 ही ब्रह्मलोक से मध्यलोक तक का आएगा। वही मेजरमेंट है। हाँ ठीक है। हाँ, तो नीचे का तो 343 नहीं ना है, नीचे का तो 196 है। अधोलोक का घनफल तो 196 राजू है। नहीं, 343 आ रहा है ना? नहीं, कैसे आएगा भाई साहब? 7 गुना 7 संपूर्ण लोक है वो, संपूर्ण लोक। आप पूरे नहीं बोलिए ना, प्लीज रिक्वेस्ट है। हाँ, 196 हाँ, सब कोई मत बोलिए, किसी को समझ में नहीं आएगा। हाँ। तो 196 नीचे का हुआ अधोलोक का, हाँ। 147 हुआ ऊपर का, तो 343 घन राजू इसका घनफल हो गया तीनों लोक का। हुआ ना? हाँ, बराबर। कोई शंका नहीं है किसी को? नहीं। ये तो इस तरह से निकला। और इसके पहले वाले जो ललिता जी 3.5 जो लिया है वो 7 राजू का आधा लिया है ना पर? हाँ है ना? हाँ, क्योंकि इसमें 2 मुख है ना। हाँ, नीचे तो क्या था? नीचे तो 1 ही मुख था। इसमें क्या है कि यहाँ 5 राजू है। ये 5 राजू होने से 1 मुख ये भी हो गया, 1 मुख ये भी हो गया। हाँ, इसलिए आधा इसको आधा निकाल के उसको दूना कर दिया। ये तो हो गया इस तरह से। लेकिन जब 7 गुना 7 उसकी एक दूसरी प्रक्रिया है। उसमें क्या, ज्योग्राफी के जैसे उसकी आकृति बदल करके रेक्टेंगल बना करके उसका फिर निकालना होता है। तब 7 गुना 7 आता है। इस प्रक्रिया में 7 गुना 7 हम नहीं ला सकते हैं। इसमें दोनों का अलग अलग करके निकाला गया। यद्यपि क्षेत्र घनफल वहां भी 343 ही है, यहाँ भी 343 ही आ रहा है। तो इस तरह से पूरे लोक का घनफल 343 हुआ, और केवल नीचे की भूमि का 196 और ऊपर की भूमि का 147। ये अंतर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर तो ये 7 राजू पूरा एकदम बड़ी सी आकृति है। ये 7 राजू लंबाई में तो 7 राजू है ये ऊपर वाला, लेकिन ये इतना चौड़ा नहीं है। सात राजू है। इसमें नीचे जो भूमि है, भूमि इसमें 7 राजू है। वो 7 राजू ऊर्ध्वलोक में कहीं भी नहीं है भूमि, इसलिए ऊपर का
घनफल, यद्यपि 7 राजू है ऊपर की ऊंचाई, फिर भी उसका घनफल नीचे के घनफल से कम बैठ रहा है। इसी कारण से, चूंकि इसकी भूमि 7 राजू नहीं है, इसलिए। ललिता भाभी, ये जो तीनों एक साथ हमारी जो किताब है उसमें लास्ट लाइन में 2.5 x 7 लिखा हुआ है, तो वो शायद 21/2/7 होगा। हाँ है ना, देखिए ना, मैं तो लिखा हुआ है प्रिंट। हाँ वो गलत है, 21/2 होगा। 2 होगा ना? हाँ 21/2 होगा। कहाँ पे? 21/2 ही है। नहीं, हम लोग हाँ ललिता जी, नोट वालों का एक बार वापिस बताइए ना, स्पीड में ही। हाँ बताते हैं कैसे, आपने देखिए क्या है। 3 नहीं एक साथ, वो सही कर लीजिएगा ना प्लीज। आप बता दीजिए ललिता भाभी। हाँ एक बार सबको बता दीजिए जिनके पास ये तीनों एक साथ किताब है। हाँ, लाल रंग वाली किताब किसके पास है? हाँ वो लोग, हमारे हाँ पास है। वो लोग अपने को ठीक कर लें। जैसे नीचे दिया हुआ है, उर्दू लोग वाला गलत है। 21 एक बाय राजू, तब मत बोलिए प्लीज। अर्ध उर्दू लोक मुख राजू, एक राजू अर्ध उर्दू लोक। अर्ध उर्दू लोक मतलब तो दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़कर आधा किया तो तीन राजू होते। 3 राजू को पद अर्थात ऊंचाई आधा राजू से नहीं, यहाँ आधा राजू को 3.5 राजू कर दीजिए। 3.5 राजू से गुना करने पर 3 गुना 3.5 राजू इज इक्वल टू 21/2 वर्ग राजू। ये जिसके जिसके लाल किताब है वो ठीक कर लें। 21/2 वर्ग राजू अर्ध उर्दू लोक का क्षेत्रफल होता है। अर्ध मतलब आधा। इस क्षेत्रफल को दक्षिणोत्तर विस्तार 7 राजू, जो कि आचार्य बताए हैं हमें कि गहराई 7 राजू सर्वत्र है, तो उसको 7 राजू से गुना किए। तो यहाँ पर भी 21 करने पर 21/2 गुना 7 147/2 घन राजू। ये भी यहाँ, ये भी गलत है। क्रमशः पूरे ऊर्ध्वलोक का नहीं, अर्ध ऊर्ध्वलोक का। पूरे की जगह अर्ध करिए। जिनके पास किताब है, लाल किताब जिनके पास है, वो पूरे की जगह अर्ध करिए नीचे। इसमें भी पूरे ही है ना, तो अर्ध। अब उसका दूना करेंगे तब होगा। क्षेत्रफल या घनफल होता है, इसका दूना करने से, ऐसे उसमें सेंटेंस ऐड कर लीजिए। इसको दूना करने से, इसको दूना करने से अर्थात लिख लीजिए आप लोग, तो बाद में समझ में नहीं आता है, मेरे को नहीं पकड़ में आता कई बार। अर्थात 147/2 गुना 2, दूना करना है तो 2 से गुना करेंगे, 2 2 कट जाएगा, 147 बचेगा। तो 147 घन राजू। 147 कैसे लेंगे? हाँ डबल करेंगे ना उसको, इसको दुना करने से अर्थात 147/2 147/2 है ना कुसुम जी, 2 से 2 कट जाएगा। हाँ वो 2 हो गया, ठीक है, डबल हो गया। हाँ, घन राजू उर्दू लोक का घनफल है, पूरे उर्दू लोक का घनफल है। ऐसा सब कोई लिख लें जिनके पास भी लाल किताब है। एक बार फिर लाइन बोल लीजिए, कोई की भूल हुई है तो इसको दुना करने से बोल दीजिए पूरा। हाँ, हम ऊपर से बोल रहे हैं, प्रश्न का उत्तर है वहीं से बोल रहे हैं। अर्ध, अर्ध मतलब आधा, इसको अर्घ नहीं पढ़ेंगे, अर्ध। अर्ध अगर पढ़ने में भूल हो रही हो, क्योंकि मेरे से हो रही इसलिए मेरे को लगता है, वहां पर ब्रैकेट में आधा लिख लीजिए। आधा उर्दू लोक मुख 1 राजू, भूमि 5 राजू, दोनों को जोड़कर आधा करने से 3 राजू होते हैं। 3 राजू को पद अर्थात ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर करिए, ऊंचाई 3.5 राजू, आधा राजू लिखा हुआ है, वहां 3.5 राजू कर दीजिए। 3.5 राजू से गुना करने पर, यानी आधा 3 राजू हुआ था, 3 को 3.5 से गुना करने से 21/2 वर्ग राजू अर्ध उर्ध्वलोक का क्षेत्रफल होता है। इस क्षेत्रफल को दक्षिणोत्तर विस्तार 7 राजू से गुना करने पर 3.5 गुना 7, 21/2 गुना 7
इज इक्वल टू 147/2 घन राजू अर्ध ऊर्ध्वलोक का घनफल होता है। इसको दूना करने से 147/2 गुना 2 147 घन राजू पूरे ऊर्ध्वलोक का घनफल होता है। ये ललिता जी 3 इंटू 3.5 करवाए तो 3 इंटू 3.5 तो कितना होगा? 21/2 होगा। कैसे 3 इंटू 3.5 कैसे 21 आएगा? 7 इंटू 3 21/2 हो गया था। 3 इंटू 7/2 लिखिए। 3 इंटू 7/2 लिखने से होगा। हाँ हाँ ललिता जी पहली बार समझ में आया है 343 धनराजू। चलिए अच्छी बात है ना। इसीलिए तो मैंने कहा अब समझाएंगे, ये समझा सकेंगे, नहीं तो आता ही इतने दिन खाली रटा हुआ था। जब समझ में आ जाए जब ये अच्छा। धन्यवाद धन्यवाद। अरे भैया जिनवादी पढ़ाने में धन्यवाद मत दिया ललिता जी, कीजिए। 3 इंटू 7/2 कहाँ किया आप? ये प्रश्न नंबर 5 में है ललिता जी। हाँ हाँ ये बोलिए। प्रश्न नंबर 5 में क्षेत्रफल और घनफल को गुना करने से 21 गुना 2 42, ये क्या है? देखिए अब आपके पास कौन सी बुक है भाई साहब? ये छोटी वाली बुक है, भाग 3, करुणानो दीपक भाग 3। हाँ मैं इससे देख के बोल रही हूँ आपको। एक मिनट। इसमें भी तो बहुत गलत है। हाँ एक मिनट। ये ऊपर तो ठीक है 147/2 घन राजू है ना। बराबर हुआ। हाँ क्षेत्रफल और घनफल को दूना करने से तो 21/2 ये यहाँ पर ये कह रहे हैं 21/2 क्या हुआ था? 21/2 क्या है? 21 गुना 2 क्या है? 21/2 ऊर्ध्वलोक। एक मिनट कोई और नहीं बोले। 21/2 वर्ग राजू ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल हुआ था। तो अब तो कहते हैं क्षेत्रफल को दूना करने से, ये दूना तो कर रहे हैं लेकिन 21/2 लिखना भूल गए हैं। यहाँ पर 21/2 होगा। अच्छा 42 नहीं होगा, 21 ही होगा। ये गलत है। 21/2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो 21 होगा। 21 कहाँ लिखा रहे हैं? ये छोटी वाली किताब में है। नहीं कहाँ बता रहे हैं 21 लिखा हुआ? ये लिखा आप कहाँ? ये इसमें गलत है। अच्छा या आपके पास नहीं है ना कुछ समझिए किताब। हाँ, लाल वाली है। हाँ उसमें गलत है। समझ गए भाई साहब? 21/2 पहले वाले का था, उसको दूना किया तो 2 से 2 कट गया। 21 वर्ग राजू क्षेत्रफल हुआ। और यहाँ पर कह रहे हैं 147/2 घन राजू घनफल था, उसको इन्होंने 2 से गुना किया तो 147 घन राजू पूरे ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल और घनफल होता है। ठीक है, हो गया। 147 को 2 से गुना करेंगे तो 147 ही कैसे आएगा? 147/2 को गुना करना है। 2 है 147 को। एक मिनट 147/2 को हम जब 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। और तो ठीक है, वो 2 नहीं लिखा हुआ है, इंटू 2 करना पड़ेगा। हाँ दुगुना करने के लिए 2 करना पड़ेगा हमको। गुना करना पड़ेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 147 बचेगा। ललिता जी दुगुना 21/2 इंटू 2 नहीं होगा क्या? पहले 21/2 इंटू 2 भी तो होगा ना। हाँ तो वो है ना, इसमें वो क्षेत्रफल नहीं निकाले हैं। अगर क्षेत्रफल भी पूरे का करना तो वो पतली वाली जो किताब है ना आप लोग के पास, पता नहीं कौन सी पतली वाली में तो वही किया हुआ है, क्षेत्रफल भी निकाला हुआ, पर लाल वाली में नहीं निकाला हुआ है। आप लोग इसको अपने से लिख लीजिए, जिसके पास लाल वाली किताब है और जिसके पास पतली वाली है। लाल वाली में ये चीज भी कहाँ है ऊपर, या तो लिख लीजिए ये 21/2 वर्ग राजू अर्ध ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल होता है। ये तो लिखा हुआ है ना। हाँ लिखा हुआ है। 21/2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, गुना का चिन्ह देके 2 लिखिए, 2 को 2 से काट दीजिए, फिर लिखिए 21 वर्ग राजू पूरे ऊर्ध्वलोक का क्षेत्रफल होता है।
ये आपको लिखना है। 21/2 को गुना 2 करें, 2 से 2 कटेगा तो 21 वर्ग राजू। जैसे ऐसे समझिए इसको, आधा आंगन हमारा 10 मीटर का है, पूरा आंगन कितना हो जाएगा 20 मीटर का। तो यहाँ पर वही चीज है, आधा उर्दू लोग कितना है तो बोला 21 का आधा है। 21/2 का मतलब 21 का आधा है, तो हाँ। 21 का आधा है तो उसको 21 पूरा कर देंगे तो पूरा उर्दू लोग हो गया, है ना। अभी कितना है, आधा उर्दू लोग कितना है, बोला 21 को आधा कर दो उतना है उसका क्षेत्रफल। हम 21 को पूरा कर दिए तो पूरे उर्दू लोग का क्षेत्रफल हो गया। और ये 147 घन राजू क्या हुआ, इसको क्या बोलेंगे? घन राजू बोलेंगे, घनफल, घनफल। 147 राजू घनफल, घनफल हुआ उर्दू लोग का, पूरे उर्दू लोग का। तो क्षेत्रफल 42 आएगा कि 21 आएगा? 21 आएगा ना, 2 से 2 तो कट जाएगा ना। एक तो है ना, आप लोग नहीं बोलिए प्लीज, नहीं। आप लोग नहीं बोलिए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग से, एकदम रिक्वेस्ट करती हूँ। ललिता जी, नहीं इसमें बोलेंगे तो ये सब लिखा है समझेंगे, खाली पूछने वाले बोलिए बस। क्षेत्रफल और घनफल को दूना करने से, तो क्षेत्रफल और घनफल को दूना करने से मतलब क्षेत्रफल भी उसको भी दूना करना है। तो 21/2 को करा तो 2 से काट दिया 21 आ गया, फिर उसको दूना किया तो 42 आ गया। फिर उसको क्यों दूना करेंगे? ऐसे ही लिखा है ना इसमें। नहीं, वो कह रहे हैं कि क्षेत्रफल को दूना करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, घनफल को दूना करेंगे तो घनफल आ जाएगा, ये कह रहे हैं। दूना दूना करने मतलब दूना ही तो आप क्षेत्रफल को करिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे उर्दूलोक का, और जो घनफल है उसको भी दूना करिए तो पूरे उर्दूलोक का घनफल हो जाएगा। किसी को नहीं समझ में आया तो बोले। वो पैराग्राफ की जरूरत नहीं थी। ये एक बार अधोलोक भी फिर से बता दीजिए, जो 7 राजू नीचे वाला जो था। हाँ अच्छा ठीक है, बता रहे हैं। और कुछ किसी को? 7 राजू नीचे, उसका नीचे का क्या नाम है, सो नीचे की भूमि, नीचे का जो 7 राजू है उसको यहाँ पर भूमि कहा गया है। ऊपर जो अधोलोक 1 राजू हो जाता है उसको मुख कहा गया है। यहाँ कह रहे हैं भूमि को मुख से जोड़ दीजिए। नीचे 7 राजू है, मुख 1 राजू है, दोनों को जोड़ा तो हो गया 8 राजू। फिर कह रहे हैं उसको आधा कर दीजिए, आधा कर दीजिए हो गया 4 राजू। अब उस 4 राजू को ये कह रहे हैं इसकी ऊंचाई कितनी अधोलोक की? 7 राजू, क्योंकि 14 राजू का पूरा लोक है, उसमें से आधा उर्दू लोक है और आधा अधोलोक है। तो अधोलोक की ऊंचाई कितनी हुई? 7। तो जब किसी चीज की एरिया निकाली जाती है तो मल्टीप्लाई 2 में मल्टीप्लाई होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो जब भूमि और मुख को जोड़े तो वो चौड़ाई हो गई। चौड़ाई को चूंकि ऊपर सकड़ा है नीचे चौड़ा है तो दोनों को मिला के आधा करके ये हो गई हमारे पास चौड़ाई। अब चौड़ाई को लंबाई से, लंबाई इंटू चौड़ाई इक्वल टू क्षेत्रफल होता है या एरिया होता है। अब चौड़ाई हमको पता चल गई कि 4 राजू है, लंबाई हमको पता चल गया कि 7 राजू है, हम जानते पहले से। तो 7 को 4 से गुना किए तो ये हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई इज इक्वल टू क्षेत्रफल होता है, अथवा आप एरिया जानते हैं तो एरिया होता है वो 28 राजू हो गया। और किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालने के लिए, चाहे वो सर्कल रूप में कोई ड्रम हो या हमारे ड्रॉवर सब हैं, जैसे मान लीजिए अपने लोग के टेबल में ड्रॉवर रहते हैं तो ड्रॉवर वगैरह का क्या निकाला जाता है? घनफल निकाला जाता है कि उसमें कितनी जगह है, वो अपने में कितना, ये इसलिए ना अलौकिक गणित पढ़ते तो ये सब चीज सारी आ जाती है उसमें। तो उसमें एक वॉल्यूम निकाला जाता है कि वो अपने में कितना सामान रख सकेगा। क्योंकि एक ड्रॉवर है, जैसे मान लीजिए, निकलता है क्या? नहीं निकलता है, बारिश हो तो मैच बॉक्स नहीं लीजिए ना। जैसे मान लीजिए ड्रॉवर रहता है ऐसे। अब इसकी देखिए, ये तो चौड़ाई हो, ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई और ये हो गई मोटाई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए जब भी वॉल्यूम निकाला जाता है तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई अथवा लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई, ऐसे वॉल्यूम निकलता है। उससे हमको ये पता चलता है कि इतने बड़ा मान लो कोई ड्रॉवर हो तो उसमें कितना सामान अटेगा, उसके अंदर कितनी वस्तु अटेगी। वस्तु का भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम उसमें
2-2 सेंटीमीटर का कोई चीज रख रहे हैं, तो उस 2 सेंटीमीटर का भी वॉल्यूम निकाल के इस वॉल्यूम में भाग दे देते हैं, तो फिर उसमें वो 2-2 सेंटीमीटर की वस्तु इसमें कितनी आएगी वो हमें प्राप्त हो जाती है। ये सारा अलौकिक गणित का विषय है, उसमें सारा आया है। विषय तो खैर हम लोग का तो क्लास में पढ़ा हुआ है, तो अलौकिक गणित में ही वॉल्यूम से सारी चीज निकलती है। तो ये वो तो हो गया एरिया। लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से एरिया होता है। उसमें मोटाई या गहराई अथवा ऊंचाई, कहीं पर गहराई शब्द आएगा, कहीं पर ऊंचाई आएगा, कहीं पर मोटाई आएगा। तीनों में से कोई हाइट, जैसे कहते हैं ना हाइट वगैरह, तो उससे मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम हो जाता है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए 3 चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, एरिया निकालने के लिए 2 चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यहाँ मुख और उसको मिला के आधा करके 7 से गुना किया तो 7 चौक 28, ये तो हो गया एरिया अधोलोक का। और वो चूंकि 7 राजू सर्वत्र सब जगह, लोक कितना मोटा है, मोटा कितना है लोक, तो 7 राजू है। उसको पुनः 7 से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया अपने को 196, जो कि अधोलोक का वॉल्यूम हुआ, घनफल हुआ। इस तरह से अधोलोक का घनफल 196, ऊर्ध्वलोक का घनफल 147, दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास 343 घन राजू पूरे लोक का घनफल आ जाता है। ये इसको गहराई बोलेंगे क्या? मोटाई अलग है, गहराई अलग? अभी तो अरे पूजा, एक रूम है, चाहिए समझ लीजिए ये बुक है हमारे हाथ में। अब इसमें इसका एरिया अगर निकालना तो ये चौड़ाई हुई है, लंबाई हुई है ना, ऐसे ये तो चौड़ाई हो गई, ये लंबाई होगी। लेकिन लोग कैसे खड़ा है ना, तो कह देते हैं 7 राजू ऊंचा, और इसको कह दिया गहरा। गहरा कह दीजिए चाहे चौड़ा कह दीजिए, क्योंकि ऐसे है तो इसको गहरा ऊंचा, जो ये इसलिए लोग के चलते ये ऊंचाई हो गई। वास्तव में किसी भी चीज के जब एरिया निकालते हैं चौड़ाई और लंबाई को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। लेकिन चूंकि अभी इसका निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन चूंकि लोग खड़ा है तो वहाँ क्या कह दिया गया कि भाई ऊंचाई से और दोनों को क्या नाम है, मुख और इसको जोड़ करके आधा करके उसको मल्टीप्लाई कर दो। ये चौड़ाई है, जैसा जहां पर जिस वस्तु को हम निकाल रहे हैं उस वस्तु के हिसाब से गहराई, चौड़ाई, मोटाई, ये उस हिसाब से। अभी मान लीजिए इस रूम का घनफल निकालना हो तो लंबाई चौड़ाई तो नीचे हो गया। अभी यहाँ घनफल में क्या नाम आएगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यहाँ पर ऐसे आएगा लंबाई गुना चौड़ाई। कोई मान लीजिए कुएं का घनफल निकाल रहे हैं तो क्या निकलेगा, उसमें गहराई बोला जाएगा, ऊंचाई की जल्दी उसमें गहराई बोला जाएगा। ये सारे शब्द है ना, जिस आकृति का हम वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं, जिस आकृति का हम एरिया निकालने जा रहे हैं, उस हिसाब से इनके शब्द बोल दिए जाते हैं। सब एक बार सीधा सा फॉर्मूला है। वॉल्यूम निकालने के लिए 3 चीज हमको चाहिए, एरिया निकालने के लिए हमें 2 चीज चाहिए। और कुछ पूछना है? हाँ ललिता जी, जय जितेंद्र। हाँ, ये जो 147/2 आया, ये घनफल आधा ऊर्ध्वलोक का है या पूरा ऊर्ध्वलोक का? एक मिनट सुनीता जी, ऊर्ध्वलोक में तो कोई कुछ है ही नहीं ना, एक जैसा है ना पूरा का पूरा। ऊर्ध्वलोक में तो इसलिए आधा निकालना पड़ा क्योंकि उसमें 2 मुख है, उसकी आकृति थोड़ी मृदंग के समान है। ये तो एक ही जैसी आकृति है, एक ही इसमें भूमि है, एक ही इसमें मुख है। इसमें अगर हम एक ही मुख माने तो किसको मुख माने और किसको क्या नाम है भूमि माने, क्योंकि यहाँ पर मोटा हो रहा है, ये दोनों अलग हो रहा है। तो इसलिए इसका दो बार करके निकाला गया, एक बार में इसका ऐसा कोई फॉर्मूला गणित में नहीं है जिससे इसका पूरा का एक बार में एरिया या घनफल निकल सके, ऐसा कोई फॉर्मूला तो नीचे जो ऊर्ध्वलोक का है वो पूरे ऊर्ध्वलोक का आधा निकालेंगे क्यों, वो तो पूरी एक आकृति है, एक जैसी तिरछा होते हुए गई है। ऊर्ध्वलोक में आकृति थोड़ी सी दंड के समान है, इसलिए उसमें आधा आधा करके निकालना पड़ता है। तो नहीं, ये 147/2 फिर आधा ऊर्ध्वलोक का है या पूरा का? आधे का। सबकी आवाजें आ रही है बहुत ज्यादा। सरिता भाभी, सरिता भाभी,
प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? वो अपना वीडियो ऑन करके सामने आए पहले। नहीं, मेरे को ये नहीं समझ में आया अभी तक, ये आधा का है या पूरा? हाँ देखिए, एक मिनट देखिए, चित्र दिख रहा है? वो तो दिख रहा है, वो समझ में आ गया। तो अब जो आपको समझ में 147 हाँ, तो मेरे को ये बताइए, एक मिनट, इसमें यहाँ ऊपर तो जो हम आधा कर रहे हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई जो करे वो 7 राजू का ऊंचाई है, लेकिन किससे मल्टीप्लाई किए? 3.5 से। यहाँ हाँ, समझ में आ गया। हाँ, तो 7 से कर रहे हैं ना, है ना? यहाँ तो पूरे 7 से ही कर रहे हैं, इसलिए पूरा का है। ठीक है, आया समझ में? हाँ, आ गया समझ में आ गया ना? हाँ, वो 3.5 से किया है। हाँ, आधा करके। हाँ, अब समझ में आ गया। हाँ। चले आगे चले, किसी को कुछ पूछना है? ये ना आवाजें बहुत आ रही हैं भाभी। भाई हम तो सबको बोल दिए, सब अपने से। अब हनी तो है नहीं कि वो तो करती रहती थी बच्ची, अब वो है नहीं, तो हम लोग को अपने से विवेक रखना होगा। सबको ही समझने में दिक्कत होती है, खास करके जो एक्टिव नहीं है वो तो खाली सरिता सुनते ही जी, उनको तो। सरिता जी आपका म्यूट कर दीजिए ना, आपके घर से आवाज आ रही थी। थोड़ा सा ना, क्योंकि हम लोग ऐसा भी नहीं कि जानबूझ के नहीं करते, हम लोग को ध्यान ही नहीं रहता है। म्यूट में तो बोलते चले जाते हैं अनम्यूट रहता है तो ध्यान नहीं जाता कि अनम्यूट है। ये होता है। मंजू जी, एक मिनट ललिता जी, मंजू जी अगर होस्ट है तो मंजू जी सबको म्यूट कर सकती है। वो करेंगी ना, वो हनी की बात दूसरी थी, वो लड़की नहीं, मेरे को पावर नहीं दिया है ना हनी ने, खाली मेरे को रिकॉर्डिंग का ही पावर दिया हुआ है बस। नहीं तो आपको होस्ट बना देती ना, तो आप सबको कर सकते हो म्यूट। वो नहीं बनाती उसी में ठीक है, फिर मंजू जी कुछ समझ नहीं पाएंगी, वो म्यूट और ये करते ही रह जाएंगी। सबको ये ना, हम लोग को थोड़ा सा होता है कई बार, जब बोलना चाहते हैं तो म्यूट नहीं, रहता है, जैसे ही बोलते आप लोग बोलना स्टार्ट करो उसको दबाओ और बंद करते ही क्वेश्चन पूछ के ही तुरंत बंद कर दो, फिर वापस जवाब दो तो वापस करो। ये एकदम ध्यान रखे ना, तब होएगा। सब समझने में सबको परेशानी हो रही है, जो खास करके जो चुपचाप सुन रहे हैं उनको तो और परेशानी हो रही है ना? तो थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के नहीं कर रहा है, चूंकि माइंड से स्लिप हो जाती है बात कि हमको म्यूट करना है, हमको खोलना है। आदत तो है नहीं, हम लोग तो अभी नए नए खिलाड़ी हैं इस मैदान में, तो हम लोग से होता रहता है। थोड़ा 2-4 दिन होते होते सबको आदत पड़ जाएगी। आगे ले कि किसी को कुछ पूछना है? चले आगे, बढ़िया से समझ में आ गया? हाँ दीदी, आगे चल सकते हैं क्योंकि थोड़ा इजी है। अच्छा चलिए, जयपुर वाले मंजू जी को आ गया ना बढ़िया से समझ में? वो चूंकि छू नहीं रही किताब उताब, तुमको थोड़ा ज्यादा। हाँ, किताब के बिना परेशानी होती है, लेकिन हाँ होती है मंजू जी, पक्की बात है। लोक की रचना किस प्रकार की है? अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद, ऊर्ध्वलोक के भेद से होना चाहिए। ये भी बहुत ही गलत है। लाल किताब में ठीक करेंगे, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के भेद से। पहले के आएगा फिर से आएगा, के भेद से। ऊर्ध्वलोक के भेद से लोक के 3 भेद हैं। मेरू पर्वत के नीचे 7 राजू प्रमाण अधोलोक हैं। मेरू पर्वत के तल भाग से लेकर 6 राजू में रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा, महातमह प्रभा नाम की 7 पृथ्वियां हैं। इसके नीचे 1 राजू प्रमाण स्थान भूमि रहित, पृथ्वी रहित तथा निगोद आदि 5 स्थावरों से युक्त है। क्या कह रहे हैं कि जो 7 नरक है वो 6 राजू में है, 7 राजू में नहीं है। नीचे का 1 राजू जो कहते हैं जहाँ निगोदिया जीव ही पाए जाते हैं, तो वहां पर केवल नारकी नहीं रहते हैं, केवल निगोदिया जीव रहते हैं। और 6 राजू में 7 नरक का बंटवारा हो रखा है। तो पूरा 7 राजू का अधोलोक है। सुमेरु पर्वत के तल से नीचे लेकर के 7 राजू है। सिमोरु पर्वत के तल से लेकर सुमेरु पर्वत की चोटी तक मध्यलोक है। सिमोरु पर्वत की एक बाल के ऊपर से लेके ऊर्ध्वलोक, उसको 7 राजू ही कहा जाता है क्योंकि राजू बहुत बड़ा होता है। ये 1,40,000 योजन का जो सुमेरु पर्वत है वो सागर में बूंद के समान है, इसलिए इसकी कोई गणना नहीं होती है।
ऊर्ध्वलोक 7 राजू का, अधोलोक 7 राजू का। सामान्य से ऐसे बोला जाता है। जब विशेष विवेचन करते हैं तो तीनों लोक का अलग अलग से माप बोला जाता है। मेरु पर्वत की ऊंचाई का प्रमाण मध्य लोक है। मेरु 5 पर्वत स्थावरों से युक्त है। क्या? निगोद आदि 5 स्थावरों से युक्त है। हाँ, 5 तरह के स्थावर पाए जाते हैं वहां नीचे। हाँ, कलकल भूमि में त्रस्त जीव तो हाँ। नहीं पाए जाते हैं, खाली स्थावर जीव पाए जाते हैं 5 तरह के। वनस्पति कायिक, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक। अच्छा दीदी, इसमें ये बोलते हैं कि एक राजू प्रमाण स्थान भूमि रहित, पृथ्वी रहित का क्या मतलब हुआ? पृथ्वी रहित, भूमि रहित। हाँ, तो जो भी हम लोग अपने आगम में 7 नरक को 7 पृथ्वी माना गया है। हाँ। तो पृथ्वी नहीं कहते, कलंकला भूमि हालांकि नाम है इसका, राजवार्तिक कलकला। नहीं, कलकला और जगह आया है। सर्वार्थ सिद्धि में पेज नंबर भी हमारा तो मैप में लिखा हुआ है, इसका नाम कलंकला दिया है सर्वार्थ सिद्धि में। तो वैसे प्रवाहमान कलकला है, कलंकला प्रवाहमान नहीं है। तो कलकला भूमि वैसे बिना भूमि के आधार के तो रहते ही नहीं है कोई, लेकिन उसको भूमि नहीं बोला गया है। 7 नरक को 7 भूमि और अष्टम भूमि जो ऊपर है उसको अष्टम भूमि बोला गया है। इस 7 भूमि को ही, 7 नरक को ही 7 भूमि का दर्जा दिया गया है, इसलिए नीचे वाली को भूमि रहित कह दिया गया है। नहीं तो फिर 8 भूमि नीचे ही बनानी पड़ जाएगी। अष्टम भूमि, अष्टम वसुधा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए, ये तो पूजा ही बेकार हो जाएगी फिर, है ना। नीचे ही 8 भूमि तो हो जाएगा कि हम लोग को स्थावर में जाने के लिए अर्घ चढ़ा रहे हैं, नीचे की भूमि में जाने के लिए अष्टम वसुधा पाने को। नीचे वनस्पति का क्या है ललिता जी? पेड़ पौधे क्यों नीचे है? अरे बा खूब है, तो भरे हुए हैं। निगोद है इसीलिए सारे वही। निगोद जैसे सारे साधारण वनस्पति, सभी साधारण वनस्पति निगोद है। हाँ। सभी निगोद वनस्पति ही है ऐसा नहीं है, वनस्पति के अलावा भी निगोद हैं। वो तो आपने लिखाया था पहले एक बार। सारे वनस्पति कायिक जो साधारण वनस्पति कायिक है वो नियम से निगोद है, उनका तो बात सही है वहां पर उस भूमि में, उनका उन्हीं का बहुलता से बास है। आंटी जो अष्टम पृथ्वी, अष्टम वसुधा बोले वो 7 भूमिया यह नहीं है ना? 7 भूमि उसका है पुराण में। हाँ, एक अलग पुराण में क्या क्या बताइए, क्या आया है? अच्छा, आप पुराण का बात बता रही, बताइए। जैसे नरकी को एक भूमि ले लिया, जो नारगी लोग रहते हैं पहले इसको, दूसरी भूमि आ गई जो उसमें भवनात्रिक देव रहते हैं, जो नहीं भवनवासी वगैरह, वो उनकी भूमि ले ली। तीसरी मध्य लोक वाला की ले लिया, चौथी स्वर्ग की है, और ऐसे करके 9 अलग हो गए अनुत्तर, और फिर उसके ऊपर जाके वो 8वीं भूमि आती है। एक मिनट, आपने जहाँ से पढ़ा है उसका फोटो भेजिए, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक। 7 पृथ्वी। हाँ, मैं पेज नंबर, मेरे पास पेज नंबर भी है पद्म पुराण में, उसका वर्णन है। पेज नंबर मत भेजिएगा, मैं गूगल में निकाल के परेशान हो जाऊंगी, मेरे पास इतना समय भी नहीं है। आप अगर कोई ऐसा है तो अच्छा हमें जानने को मिलेगा। वैसे आज तक तो हमने इतने नक्शे भी बना लिए, पूरा तिलोई पनत्ती पढ़ डाला, पूरा जैनेन्द्र सिन्हा कोश पढ़ डाला, यही पढ़ा आज तक कि 7 नरक पद्म पुराण में पढ़े, इसीलिए ऐसा है ना वहाँ पर। आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है, लेकिन वो फिर किसी और तरह की विवक्षा उन्होंने बनाई होगी। विवक्षा कई तरह की होती है ना कहने की। जैसे हम लोग 3 दंड कहते हैं, मन वचन काय दंड कहते हैं भाई, 3 दंड अपने सामायिक में बोलते हैं। तो 3 दंड कौन सा है? मन की क्या कहेंगे उसको, मन की जो फालतू क्रिया है एक वो दंड हुआ, वचन की जो बेकार की क्रिया वो दूसरा दंड हुआ, काय की बेकार की क्रिया को। लेकिन अभी हमने जो अपकर्ष ये पढ़ा बंधा अपसरण, वहां 3 दंड और कुछ आ गए। तो इस तरह से ना वहां कुछ और क्या तो विवक्षा होगी। भूमि तो यही 8 है, 7 नरक की है, और 8वीं भूमि अष्टम भूमि है जो मोक्ष भूमि है। बाकी और
हाँ ईसत प्रागभार। बाकी और कोई जो आप पढ़े हैं वो हो सकता है कुछ और विवक्षा होगी। सिद्धशिला सिद्धशिला को अष्टम भूमि कहा है। अष्टम भूमि का है वही सिद्धशिला को अष्टम भूमि कहा है। हाँ ईसत प्रागभार पृथ्वी उसका नाम है। ईसत प्रागभार पृथ्वी उसका नाम, 8वीं भूमि का नाम ईसत प्रागभार भी है। तो जहाँ सिद्धशिला है। तो अब जो आप कह रही हैं तो मैं नहीं कह सकती वहां पर क्या विवेचन है, पर ये पक्की बात है कि 7 नरक की 7 भूमियां हैं और अष्टम भूमि मोक्ष भूमि है। आप ललिता हाँ मेरा एक प्रश्न है, ये भूमियां और पृथ्वियां अलग अलग चीज है क्या? नहीं है तो फिर इनके रूट नाम है जो धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा, भूमि बस उस तरह से अब लोगों भाई आचार्य कंफ्यूज हो जाती हूँ इसमें। हाँ मालूम है, वो आपको दिखाने की जरूरत नहीं, मैं तो इतने नक्शे बना चुकी। नहीं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए आप बताइए ना थोड़ा। अच्छा हाँ भूमि और पृथ्वी है तो एक ही चीज, लेकिन वहां पर कह दिया गया भाई जैसे रत्न प्रभा, सरकरा प्रभा, ये तो और उसके बाद फिर जो वो कह दिया गया धम्मा, वंसा, मेघा, मघवा, मघवी, अंजना, अरिष्टा, तो ये कहा गया कि रूढ़ी नाम है। तो ये रूढ़ी नाम है, मतलब एकदम अनादिकाल से ये नाम चलते आ रहे हैं। और ये रत्न प्रभा वगैरह उसके विशेषण को लेके नाम रखा गया। पहली पृथ्वी कैसी है तो उसमें रत्नों जैसी कितना प्रकाश है वहां पर, तो जैसे रत्नों की भी रख दें उससे जितना प्रकाश आएगा उतना प्रकाश है। तो ये उसके विशेषण को लेके ये नाम पड़ा। रूढ़ी नाम तो वही है, मेघा, वंसा, अरिष्टा वगैरह। तो हाँ है एक ही चीज, भूमि मतलब भी भूमि, पृथ्वी मतलब भी भूमि। ठीक। मेरू पर्वत की ऊंचाई प्रमाण मध्य लोक है। मध्य लोक कितना है? जितना मेरू पर्वत है, जड़ से लेकर ऊपर चोटी तक। मेरू पर्वत 1000 योजन पृथ्वी के अंदर जड़ की गहराई है, 99,000 योजन बाहर अर्थात पृथ्वी पर है। 40 योजन की चूलिका है। 40 योजन की चूलिका के लिए 2 मत चलते हैं। कुछ आचार्य कहते हैं 99,000 योजन ऊपर है, कुछ आचार्यों का कहना है तिल्लोपन्नति में कि 40,000 योजन की ऊपर चूलिका भी है। तो दोनों तरह का मत है, हमें दोनों तरह का मान्य है। ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई मध्यलोक की ऊंचाई से कम 7 राजू प्रमाण है। तो 7 राजू तो नीचे नरक में चला गया, ऊपर ऊर्ध्वलोक कितना है तो बोलते हैं जितना मेरू की ऊंचाई है उसको कम कर दीजिए उतना ऊपर का ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई है। मेरू पर्वत की चूलिका से 1 बाल का अंतर देकर लोकांत तक अर्थात 7 राजू पर्यंत ऊर्ध्वलोक है। ऊर्ध्वलोक में 16 स्वर्ग, 9 ग्रैव्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर और सिद्ध लोक की रचना है। कुछ समझना है क्या इसमें या आगे चलें? किसी को कुछ पूछना है? आगे चल रहे हैं। तो मध्यम लोक लिखा है, इसको ठीक करना है क्या? अर्धलोक, ऊर्ध्वलोक की ऊंचाई मध्यम लोक की ऊंचाई से। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मीनिंग तो एक ही निकल रहा है। हाँ मीनिंग तो एक ही निकल रहा है, थोड़ा बोलने में अजीब लग रहा है। लोक का आधार क्या है? घनोदधि वात वलय, घन वात वलय, तनु वात वलय, ये 3 वात वलय लोक का आधार है। जैसे छाल वृक्ष को चारों ओर से घेरे रहती है, वैसे ही तीनों वात वलय चारों ओर से लोक को घेरे हुए हैं। जो लोक है, जो जिसमें हम लोग रह रहे हैं, जो लोक है, ये लोक किसके आधार से है? क्योंकि तो अनंत आकाश के बीच में है, एकदम हदर, बिल्कुल जैसे कोई चीज आप ऊपर उछाल दीजिए, जैसे प्लेन ऊपर चलता रहता है, ठीक ये ऐसे एकदम बिल्कुल हदर है। तो क्या ये ऐसे हदर है? तो कहते नहीं, ये 3 वात वलय से घिरा हुआ है। और तीनों वात वलय किसके आधार से हैं? जैसे घनोदधि वात वलय तो घन वात वलय के आधार से है। सबसे पहले लोक किसके आधार से है? तो लोक घनोदधि के आधार से है। घनोदधि वात वलय घन वात वलय के आधार से है। घन वात वलय तनु वात वलय के आधार से है। और तनु वात वलय आकाश के आधार से है। ये कैसे हैं ये तीनों वात वलय किस तरह से हैं? तो बोलते हैं जैसे वृक्ष से छाल अलग नहीं दिखाई देती है ना, बिल्कुल छाल नुमाई वृक्ष दिखाई देता है, तो ठीक उसी तरह से बिल्कुल एकदम ये लोक को जकड़ रखे हैं चारों 8 दिशाओं से, और उसके आधार से ये लोक स्थित है।
इस बात वलय के आधार से, तीनों बात वलय के आधार से ये इतना विशाल लोक ये उसी के आधार से स्थित है। तीन तहों के सदृश सर्वप्रथम गोमूत्र के वर्ण वाला घनोदधि बात वलय है। घनोदधि में जो यह है घनोदधि माने जल, घन माने बहुत गहराई से, जिसमें खूब जैसे बहुत जोर कुहासा जब रहता है अपने लोग के यहाँ, कुछ भी नहीं दिखाई देता है, जहाँ पड़ता है बहुत कुहासा, उन लोग से पूछिए, अपना ही हाथ उन लोग को नहीं दिखाई देता है। तो उसी तरह से एकदम घन, एकदम खूब घनी वहां पर वायु है। वो किस रंग की है? तो बोलते हैं कि मूंगे क्या नाम है, सो गोमूत्र के रंग वाली है। उसके पश्चात मूंग के वर्ण वाला घन वात वलय है। घन वात वलय में क्या नाम है, ऊपर वाला में तो जल है, नीचे वाला में वात वलय वायु है। कैसे है ये वायु? कितनी घनी? बोले घने रूप से वायु है। उसका रंग कैसा है उस वायु का? मूंग के वर्ण का। यहाँ प्रश्न ये उठ सकता है कि ये सब का रंग ऐसे कैसे है? वास्तव में सब में अनंतानंत जीव भरे पड़े हैं। एक इंद्रिय जो जल है उसमें जल का एक जीव है, जो वायु है वहाँ वायु का एक जीव है। तीनों वात वलय में जल का एक जीव और वायु का एक जीव भरे हुए हैं। और उसके पश्चात अनेक वर्ण वाला तनुवात वलय है। तनुवात वलय का मतलब होता है बहुत पतली परंतु बहुत सघन वायु जिसमें भरी हुई है, ऐसी वो अनेक वर्ण वाली है। अनेक वर्ण वाले मेरा अपना क्षयोपम कहता है ये, इसका खुलासा तिलोपनिषद में भी नहीं था, कोई टीका उका कभी पढ़ने का मौका नहीं लगा है। शायद उसमें इस तरह के वर्ण वाले शरीर वाले जीव होते होंगे, इसी कारण से उनका ऐसा रंग होना चाहिए। हालांकि मुझे कहीं पढ़ने नहीं मिला है, कहीं ये सब चीज टीका में मिलती है, मैंने टीका कभी पढ़ी नहीं है। तो कहते हैं अनेक बहुत पतली, क्या बोले लता जी? बहुत पतली तनुवात वलय के लिए आप? हाँ, एक चीज होता है ना, जैसे एकदम पतला कपड़ा हो, पतला कपड़ा को आप 10 तह करेंगे तो भी वो मोटे कपड़े के जितना नहीं होगा। कई बार देखते हैं बहुत पतली चीज को आप 10 तह भी कर दीजिए और मोटे कपड़े की 1 तह भी करिए फिर भी उससे पतला रह जाता। तो तनुवात वलय माने पतली वायु है, वहां ऊपर तो घनी वायु है, ऊपर जल है और इसमें एकदम पतली वायु है। तनु माने पतली, वात माने हवा, हवा का वलय है। लोकाकाश के अधोभाग में दोनों पार्श्व भागों में नीचे से 1 राजु ऊंचाई पर्यंत अर्थात 5 स्थावर पर्यंत 7 नरक भूमियों में पृथ्वी के ईसत प्रागभार नामक 8वीं पृथ्वी के नीचे तीनों वात वलय प्रत्येक 20-20 हजार मोटे हैं। ये अब कैसे बताऊं, ये चीज मैंने प्रमाण सागर जी को ले जाके दिखाया था, उनकी जो किताब छपी है, बताइए तो कौन सी है? अच्छी, बहुत अच्छी। जैन तत्व विद्या, जैन तत्व विद्या, जैन तत्व विद्या, जैन तत्व विद्या, उसमें नक्शा दे रखे हैं वो। मैंने उनको फिर ले जाके दिखाया तिलोपनिषद की, महाराज जी देखिए कितना नक्शे में गलती। तो उसके बाद अपने यहाँ से नक्शा गया और फिर उनकी वो दोबारा किताब छपी है। तो ये चीज इसमें जवानी अगर हम समझाने की कोशिश करते हैं, अगर समझ में आए तो, जैसे जो 3 वात वलय है, 3 वात वलय प्रत्येक नरक की पृथ्वी के नीचे हैं। प्रत्येक पृथ्वी जो नरक की जो जितनी भूमियां हैं चारों दिशाओं में तो है ही है, वो चारों दिशाओं से तो थाम ही रखे हैं लोक को, है ना, चारों दिशाओं से ऐसे लोक को थाम रखे हैं। लेकिन जो ये पृथ्वियां हैं ये किसके आधार से है? जो प्रत्येक पृथ्वी 3-3 वात वलय के आधार से है। हाँ, उनके आते हैं बीच में। पृथ्वियों के नीचे तीनों वात वलय हैं, 20,000 योजन, 20,000 योजन, 20,000 योजन मोटे। सबसे नीचे वाला वात वलय जो कि कलंकला भूमि के नीचे है, वो 7-5-3, मुझे ऐसा याद है, थोड़ा मैं गलती हो सकती हूँ, 7 योजन, 7,000 योजन मोटा, 7 राजू मोटा, 5 राजू मोटा, 3 राजू मोटा। फिर बगल में थोड़ा सा पतला होता, 5-3-2 हो जाता। फिर जहां पर मध्य लोक है वहां जाकर के 3-2-1 हो जाता। मैं कंफर्म नहीं हूँ, गलत हो सकती हूँ। मेरे का बताने का मतलब ये है कि नीचे बहुत मोटा है, साइड में मोटे से पतला होते होते मध्य लोक में फिर बहुत पतला है, फिर मध्य लोक से ऊपर फिर थोड़ा थोड़ा मोटा होते ब्रह्म लोक तक फिर मोटा है, फिर ब्रह्म लोक से पतला होते होते, ये वात वलय की बात बता रहे हैं कि वात वलय को मान लो हम ऐसे लाइन से खींचे
तो नीचे बहुत चौड़ी चौड़ी लाइन है, बगल में थोड़ी सी मोटी होती हुई मध्य लोक तक एकदम पतली हो जाती है, मध्य लोक से फिर थोड़ी मोटी होती है, ब्रह्मलोक तक मोटी होती है, फिर ब्रह्मलोक से पतली होते होते ऊपर सिद्ध शिला के ऊपर तक जाकर के ये पतली रह जाती है। इसका प्रमाण है 1500 कितना राजू, मुझे संख्या नहीं याद रहती है। तो वहां पर अष्टम जो 8वीं जो पृथ्वी है कहीं भी और वातवलय नहीं है। 7वीं पहली पृथ्वी जो अपने लोग चित्रा पृथ्वी जिस पर हम लोग रहते हैं, पहला नरक जिसका नाम रत्न प्रभा है, उसके नीचे तीनों वातवलय है। उसके बाद सीधे पूरा स्वर्ग के जितने विमान है, कितने विमान है स्वर्ग के, सारे विमान हवा के आश्रित हैं, कोई भी वातवलय नहीं है बीच में। फिर जाकर के 8वीं भूमि एक ऐसी भूमि है जो 10 दिशाओं से वातवलय से घिरी हुई है। नीचे से भी जैसे जितनी भी अपने अभी 7 भूमियां हैं, उसके नीचे तो वातवलय है, नीचे वातवलय होने के बाद फिर पृथ्वी है, फिर उस पृथ्वी के बाद बहुत सारा आकाश है। तो इसलिए पृथ्वी के ऊपर वातवलय नहीं है, समझ रहे? जैसे ये 3 वातवलय बन गए, ऐसे पृथ्वी के नीचे 3 वातवलय हैं, ऐसे 3 वातवलय हैं तीनों तरह के। और उसके ऊपर ये समझ लीजिए पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी के ऊपर में फिर काफी मोटा आकाश है। उस आकाश के बाद फिर 3 वातवलय हैं। तो इस तरह से जो पृथ्वियां हैं वो ऊपर नीचे से वातवलय से नहीं घिरी हुई हैं, केवल नीचे से हैं, आधार है उनका वातवलय। लेकिन जो 8वीं भूमि है वो ऊपर से भी वातवलय है, ऊपर से तो इसलिए कि पूरे लोक को वो ये कर रखा, बांध रखा है, इसलिए ऊपर से है, और 8वीं पृथ्वी के नीचे भी है। तो इसलिए कहा जाता है कि 8वीं पृथ्वी को 10 दिशाओं से वातवलय घेर रखा है, जबकि और पृथ्वियों को केवल दिशाओं से ही घेरा हुआ है। तो ऐसा तिलोपनिषद में कथन आता है। तो ये हम वातवलय को समझे इतना सजवानी से। क्या तीनों ललिता जी हो गया क्या? समय भी हो गया। हाँ, इसको पूरा कर देते हैं, बीच में प्रश्न नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा जो पढ़ रहे हैं उसको पूरा पढ़ देते हैं। लोकाकाश के अधोभाग में दोनों पार्श्व भाग में नीचे से 1 राजु ऊंचाई पर्यंत अर्थात 5 स्थावर पर्यंत 7 नरक भूमियों के और ईसत प्रागभार नामक 6ठी पृथ्वी के नीचे 8वीं पृथ्वी कुछ और पढ़ गए क्या? 6ठी पढ़ लिया। वातवलय के प्रत्येक 20 हजार योजन मोटे हैं। दोनों पार्श्व भागों में 1 राजु ऊपर सप्तम पृथ्वी के निकट 8 दिशाओं में तीनों वातवलय यथाक्रम से 7, 5, 4 योजन मोटे हैं। फिर क्रमशः घटते हुए मध्य लोक की 8 दिशाओं में 5, 4, 3 योजन मोटे रह जाते हैं। फिर क्रमशः बढ़ते हुए ब्रह्मलोक की 8 दिशाओं में 7, 5, 4 योजन मोटे हो जाते हैं। फिर ऊपर क्रमशः घटते हुए लोकाग्र के पार्श्व भाग में 5, 4, 3 योजन मोटे रह जाते हैं। ये तीनों वातवलय लोक शिखर पर क्रम से 2 कोष, 1 कोष और 1575 धनुष प्रमाण मोटे रह जाते हैं। जितने अनंतानंद सिद्ध हो गए हैं वे सब 1575 में समाहित हैं। यानी 1500 में 500 1075 के बाद तनु वातवलय में भी 1075 के बाद सारे सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं। वो भी जो 500 धनुष वाले हैं, जो और छोटे हैं वो तो और ऊंचे हैं, है ना। तो इस तरह सारे सिद्ध परमेष्ठी कहाँ विराजमान है? तनु वातवलय में विराजमान है। ये हम लोग जाने। बोलो सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय। मया प्रमादात् किञ्चनोतं तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिवसौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिन्तितवस्तुतानि
त्वामन्यमानस ममा सुदेवी। जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखूं दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन रे, जो तेरा सरना लिया सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुर सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का वन। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। 9 बार